नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो आज के सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे पृथ्वी की गतियां, मोशंस ऑफ अर्थ। तो जैसा कि अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप लोग कक्षा 6 से पढ़ना शुरू कर देते हो कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक को घूर्णन दैनिक गति और एक को परिक्रमण, यानी कि अगर हम बातचीत करें तो वार्षिक गति के रूप में भी ट्रीट करते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सेगमेंट को पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो आपको पता है कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का ग्रह है। सबको पता है, हमने सौरमंडल पढ़ा है ना, सोलर सिस्टम। तो सौरमंडल का एक ग्रह है। सौरमंडल का क्या है? तो हम कहेंगे भैया सौरमंडल का एक ग्रह है। और अन्य ग्रहों की भांति अगर हम आपसे बातचीत करें तो बेसिकली ये पश्चिम से पूर्व दिशा में, किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करता है? घूर्णन करती है। और यहां पर ध्यान समझिएगा, लेकिन इसके दो अपवाद हैं। कौन कौन? तो एक तो शुक्र हो गया, शुक्र पूर्व से पश्चिम घूमता है। और दूसरा आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब यहां पर अगर हम समझे तो सौरमंडल का एक ग्रह है और इसकी कितनी गतियां हैं? तो हम कहेंगे इसकी दो गतियां हो, इसकी दो गतियां हैं, इसकी दो गतियां हैं। अब ये दो गतियां क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला अगर हम बातचीत करें घूर्णन, पहले का नाम है घूर्णन, या इसी को दैनिक गति भी कहते हो, दैनिक गति भी कहते हो, है ना। और दूसरे को आप क्या कहोगे? इसी का दूसरा नाम है परिभ्रमण। कंफ्यूज मत होइएगा, परिक्रमण नहीं बोल रहे हैं, परिभ्रमण बोल रहे हैं। घूर्णन या दैनिक गति, या फिर आप क्या कहिए परिभ्रमण। वहीं अगर हम दूसरे के बारे में बातचीत करें तो दूसरा क्या है? दूसरे को हम परिक्रमण बोलते हैं। परिक्रमण यानी कि अगर हम आपसे बातचीत करें तो इसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में रोटेशन बोलते हैं, और रोटेशन के रूप में ट्रीट करते हैं। तो एक हो गया रोटेशन और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया रिवोल्यूशन, ठीक। अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ेंगे घूर्णन क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं घूर्णन के बारे में पढ़ना, यानी कि रोटेशन के बारे में पढ़ना। इसके नाम आपको पता है, तो ध्यान समझिएगा। जब हम रोटेशन के बारे में आपसे बातचीत करते हैं तो रोटेशन क्या होता है? तो सामान्य सी भाषा में कहें कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में, पश्चिम से पूर्व की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त क्या करना? अपनी धुरी पर घूमना, लट्टू की भांति घूमना, क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। तो एक लाइन में अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे पृथ्वी का अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त, इसी को क्या कहते हो? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। अब ध्यान समझना, इसको दैनिक गति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको दैनिक गति भी कहते हैं। आपको पहले भी नाम बता चुके हैं, इसको दैनिक गति के रूप में भी ट्रीट करते हो, ठीक। और क्या है, अगर बातचीत करें पृथ्वी घूर्णन के बारे में बातचीत करें तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो 23 घंटा 56 मिनट में पूरा होता है। मतलब एक जो घूर्णन होता है कितने समय में? तो हम कहेंगे 23 घंटा 56 मिनट में पूरा होता है। तो घूर्णन काल क्या है पृथ्वी का? घूर्णन अवधि या घूर्णन काल क्या है? तो हम कहेंगे 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट क्या है? तो हम कहेंगे पृथ्वी का घूर्णन काल है, ठीक। हो गया इतना। अब ध्यान समझना,
इसी घूर्णन के कारण ही दिन व रात होते हैं। इसके कारण क्या होता है? इसी घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, रात होते हैं। अब देखो, एक ग्राफ से अगर हम समझना चाहें तो देखो, ये आपका सूर्य हो गया, सूर्य देवता हो गए, है ना, ये सूर्य भगवान हो गए, ठीक। अब मान लीजिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये आपकी पृथ्वी हो गई, छोटी सी हमारी प्यारी अर्थ, ठीक। अब ये अपने अक्ष पर घूमती, अपने अक्ष पर घूमती, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ, ये नीचे वाला साउथ, ठीक। अपने अक्ष पर घूमेगी, तो जब ये घूमती और वामावर्त घूमती, वामावर्त का मतलब आप समझ रहे हो, वामावर्त का मतलब होता है कुछ इस डायरेक्शन में घूमना, ऐसे घूमेगी, कुछ इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूम रही। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा उस हिस्से में क्या होगी? दिन होगी। जो हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा उसको दिन कहेंगे, और जस्ट अपोजिट दूसरे हिस्से में क्या होगा? यहां पर दिन होगा तो दूसरे में रात। और जबकि घूम रही है तो अगले ही क्षण क्या होगा? कुछ समय के बाद ये हिस्सा घूम के इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। तो जब इस डायरेक्शन में पहुंचेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस तरफ रात हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा इस तरफ हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। समझ में आया? तो दिन और रात क्यों होते हैं? तो घूर्णन के कारण होते हैं। मेन आंसर जो बनेगा वो क्या कहोगे? घूर्णन होता है, मतलब रोटेशन होता है। क्लियर? चलें आगे। देखिए आगे अगर हम पढ़ें तो दूसरा हमको पढ़ना है परिक्रमण। परिक्रमण के बारे में पढ़ना है, रिवोल्यूशन के बारे में। ये रिवोल्यूशन क्या होता है? तो देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ में सूर्य का भी चक्कर लगाती है। और जब सूर्य का चक्कर लगाती है, मतलब ध्यान समझना, यहीं पर स्टेबल नहीं है, ये अगले पल जब घूमेगी तो ये कहां पर पहुंच जाएगी? मतलब अगर हम सामान्य सी भाषा में दूसरा ग्राफ बनाएं तो आप इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, रुको, हाँ। तो आप देखोगे फिर इधर पहुंच जाएगी, ये आपकी अर्थ हो गई। फिर घूमेगी, इधर आ जाएगी, ये अर्थ हो जाएगी, ये अर्थ हो जाएगी, ये भी आपकी अर्थ हो जाएगी। इसी तरीके से ये आपकी अर्थ हो जाएगी। मतलब सूर्य के चारों ओर क्या करती है? सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? तो हम कहेंगे सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहते हैं? तो सामान्य भाषा में कहेंगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। तो अगर हम लिखना चाहे तो हम एक लाइन में क्या लिखेंगे? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ, लिखेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ घूर्णन के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य का एक राउंड पूरा यहां से अगर चलेगी तो इधर घूमते 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 यहां पर कितने समय में आएगी? तो कहेंगे भैया लगभग लगभग कहें तो कहोगे 365 दिन 6 घंटा। मतलब एक परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में, सूर्य का परिक्रमा करने में 23 घंटे, सॉरी 23 घंटे नहीं, 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, का समय लगता है। और यही 6-6 घंटा जुड़ जाएंगे और जुड़ के क्या बन जाएगा? 6 चौक 24, चौथे वर्ष 24 घंटे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। चौथा वर्ष क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। हो जाता है ना लीप ईयर, 366 दिन, तो इसी वजह से लीप ईयर होता है। क्लियर हुआ?
अब इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से अगर हम आपसे बातचीत करें, जो परिक्रमण होता है, तो परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर क्या क्या घटित होता है, तो ऋतु का परिवर्तन होता है। ऋतु का परिवर्तन, शरद ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी, वसंत आएगा, है ना। और दूसरा, ये दिन और रात की जो लंबाई है ये छोटी और बड़ी होती है, वो इसी वजह से दिन और रात की दिन और रात की अवधि अवधि छोटी और बड़े होना, होना बड़ी होना। दिन और रात की अवधि क्या होती है, जो छोटी और बड़ी होती है, कि भाई आप जैसे इस समय अगर आपसे बातचीत करा जाए, तो आप देखते हो कि जैसे कहते नहीं हो कि इस समय रातें छोटी हो गई, दिन बड़ा हो गया, है ना, बोलते हैं ना गर्मी के टाइम पर। वही ठंडी में क्या कहते हो, रात बहुत बड़ी हो गई, दिन छोटा हो गया। तो ये दिन और रात की जो अवधि कम ज्यादा होती है, वो इसी वजह से होती है। बाकी दिन और रात क्यों होते हैं, तो दिन और रात का जो होना है वो बेसिकली रीजन क्या है, तो हम कहेंगे घूर्णन। अब देखो, पहले हम ऋतु परिवर्तन को समझाने का प्रयास करते हैं, फिर हम एक ग्राफ के माध्यम से इसको बातचीत आपसे करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम आपसे बातचीत करें इसके बारे में, देखिएगा। चलिए देखो, अब देखो, इसमें से हम एक बढ़िया सा ग्राफ कोई ले लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, फिर मैं इसको बना के भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए, ये क्लियर होता है। चलिए, इसको नहीं करते हैं, दूसरा कर लेते हैं। ये देखो, चलो, ये क्लियर होगा, अच्छा भी दिख रहा होगा, है ना। अगर अच्छा दिख रहा है तो चलिए देखते हैं इसको। देखो, ये देखो, फिगर ध्यान से समझना, एक बार समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैं आपसे बातचीत करता हूं, तो पहले तो इस चीज को समझने से पहले तीन चीजें मैं यहां पर बता देता हूं। ये आपकी अर्थ हो गई, अर्थ हो गई। यहां पर चपटी है तो मैंने इसको कर दिया चपटी। और ये आपकी हो गई इक्वेटर, जीरो, भूमध्य रेखा। ये वाली लाइन जो होगी उसको बोलते हैं 23 राइट्स 1/2 डिग्री, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। वहीं अगर नीचे की बातचीत करें तो 23 राइट्स 1/2 को हम क्या बोलेंगे, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। अब ध्यान समझना, सबको पता है मैप का सिंबल, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर के ऊपर वाला सेगमेंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले को हम उत्तरी गोलार्ध, और इक्वेटर के नीचे वाले सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो नीचे वाली रेखा मकर रेखा है जो दक्षिणी गोलार्ध वाली है, और ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। अब इसके भी यहां पर बातचीत करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करो। ठंडी के टाइम पर, ठंडी के टाइम पर हमारे यहां ठंडी पड़ती, ठंडी क्यों पड़ती है, तो ठंडी पड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमको सूर्य का प्रकाश कम मिलता है। अब सूर्य का प्रकाश कम क्यों मिलता है, क्योंकि जब हम आपसे बात करते हैं सूर्य का प्रकाश हमको कम क्यों मिलता है, तो हम कहते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें ठंडी के समय में, ठंडी के समय मतलब जब हमारे यहां पर क्या होता है, ठंडी होता है उत्तरी गोलार्ध। अब भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में जरा देखो इसको, ये देखो क्या है, कहां पर है? देखो दिख रहा है, ये 23 राइट्स 1/2 डिग्री नॉर्थ मतलब कर्क रेखा, और ये वाली 23 राइट्स 1/2 साउथ मतलब मकर रेखा पर क्या है, सूर्य की किरणें लंबवत हैं। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होंगी, ध्यान से सुनना, बहुत आसान सी बात बोल रहे हैं,
जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत होंगी, मतलब तो यहां पर दिन क्या होगा, दिन यहां पर बड़ा होगा। मतलब अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं, मकर रेखा पर लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि मकर रेखा पर दिन बड़ा व रात छोटी होती है, छोटी होती है, दिन बड़ा व रात छोटी होती है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है, इस फील्ड में अगर हम कहें मकर रेखा के आसपास के एरिया में, यहां पर गर्मी का मौसम पाया जाता है। गर्मी का क्या होता है, गर्मी का मौसम। किस समय की बात हो रही, दिसंबर की बात हो रही, जब हमारे यहां पर ठंडी होती है। अभी डेट नहीं याद करा रहे, बस कॉन्सेप्ट समझा रहे कि दिसंबर में हमारे यहाँ ठंडी होती है, नवंबर दिसंबर में। तो ठंडी क्यों होती है, क्योंकि सूर्य का किरणें हमारे यहाँ पर लंबवत नहीं होती। कहां पर लंबवत होती हैं, तो हमने कहा सर मकर रेखा पर लंबवत होती है। तो मकर रेखा पर जब लंबवत होगी तो गर्मी कहां होगी, मकर रेखा के आसपास। मतलब सिंपल सी बात है, जब गर्मी दक्षिणी गोलार्ध की साइड में है तो हमारे यहां पर क्या होगा भैया, ठंडी का मौसम चलेगा। ठीक, चलो पहला फिगर का सेगमेंट ये रहा। ठीक, तो मकर रेखा पर ये हो गया आपका। और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब होती हैं, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं यह 22 दिसंबर को होता है। इसीलिए 22 दिसंबर को होता है, इसीलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में या मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन व रातें छोटी होती हैं। सबसे बड़ा दिन व रातें क्या होती हैं, छोटी होती। कब, 22 दिसंबर को। ठीक, अब 22 दिसंबर सूर्य जो होता है वो इसी रेंज में खेलेगा, इसी रेंज में क्या करेगा, सूर्य आपका खेलेगा, या तो कर्क रेखा पर या तो मकर रेखा। इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, इससे नीचे सूर्य की किरणें नहीं जाती, मतलब लंबवत नहीं होती। बाकी सूर्य का प्रकाश तो पहुंचता। आप समझो, इसके बाद आपको पता है धीरे धीरे हमारे यहाँ पर 13 जनवरी होती, खिचड़ी वगैरह होती, मौसम नॉर्मल होता है। मौसम नॉर्मल होने का मतलब सूर्य अब क्या हो रहा, उत्तर की डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। अब जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ हमको कौन सी रेखा मिलेगी, तो ऊपर की तरफ रेखा मिलती है मकर रेखा से ऊपर कौन है, तो आप कहोगे सर भूमध्य रेखा है। कौन सी है, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पर कब लंबवत पहुंचेगा, तो अगर हम आपसे यहां पर समझाएं तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब होती हैं, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं 21 मार्च को। और ये देखिए, ये सूर्य की किरणें देखो कहां, बिल्कुल भूमध्य रेखा पर सामने है, बिल्कुल भूमध्य रेखा के सामने, देख लीजिए। तो इसको यहां पर हमारे यहां पर वसंत का टाइम शुरू हो जाता है, बसंत का समय शुरू हो जाता है, शुरू होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स शुरू होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स शुरू होता है। तो यहां पर ध्यान समझना, तो भूमध्य रेखा पर ध्यान समझना, दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी। इस फेज में लंबवत है, ध्यान समझना। यहां पर अगर हम आपसे बातचीत करें तो इस फेज में अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान समझना यहां पर क्या होगा, तो ये वाला सेगमेंट कब होगा, 21 मार्च को होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, वसंत विषु बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम यहां पर दूसरा ये कब शुरू हो जाएगा, तो 21 मार्च की बात करेंगे। तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहां पर, भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं, भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं, भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब फिर सूर्य क्या होगा, फिर और उत्तर की तरफ चलेगा। अब उत्तर की तरफ आते आते हमारे यहां आ जाएगा जून का महीना। अब देखो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में देखो गर्मी कब होती खूब, तो जून के महीने में, मई के महीने में। क्यों, सूर्य की किरणें डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ती हैं, मतलब सीधा। क्योंकि आप देखो ना, जो आपकी कर्क रेखा है वो आप देखो राजस्थान से होते हुए, गुजरात से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए निकल रही है। तो यहां पर जो आसपास के एरिया होगा खूब गर्म होगा।
तो अगली जो डेट होगी वो होगी 21 जून की। तो अगला अगर हम कहें तो 21 जून को सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें क्या होंगी, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। इसलिए इसलिए कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर दिन की अवधि ज्यादा, अवधि ज्यादा व रातें क्या होंगी, रातें छोटी होंगी, रातें छोटी होंगी। दिन की अवधि ज्यादा व रातें छोटी, ध्यान सुनते चलना। तो मकर रेखा पर दिन बड़ा कब हो रहा है, तो मकर रेखा पर दिन बड़ा हो रहा है भैया 22 दिसंबर को। 21 जून को दिन कहां पर बड़ा हो रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर। तो गर्मी का मौसम यहां पर होगा, ठीक है। अगली बातचीत करें, देखो इसको भी। ये देखो, तो ये आप आ गए कहां पर, 21 जून आ गए। 21 जून घूमते घूमते यहां से चक्कर लगाना शुरू किया था, रिवोल्यूशन शुरू किया था ना, घूम परिक्रमण करना। तो परिक्रमण करते करते ये रास्ता रहा, ये परिक्रमण करते करते यहां तक आ गए। जब यहां पर आए तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में भीषण गर्मी, मतलब कर्क रेखा की बात करें, आपको समझाने के लिए बार बार उत्तरी गोलार्ध हो जा रहा है, ये हम कहें कर्क रेखा पर क्या होगा, गर्मी देखने को मिलेगी, भीषण गर्मी। और गर्मी का रीजन क्या है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो ये देखो, ये वाली लाइन अगर आपको समझ में आ रही हो तो ये है 23 राइट्स 1/2 डिग्री नॉर्थ पर क्या है, बिल्कुल लंबवत है। तो भीषण गर्मी हमारे यहां पर देखने को मिलेगी। तो भीषण गर्मी, दिन बड़ा रात छोटी। फिर सूर्य, फिर पृथ्वी क्या करेगी, फिर भैया परिक्रमा तो उसकी चलती रहती है, 365 दिन चलेगी। फिर घूमते 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 कहां पर, फिर पहुंचेगी इक्वेटर के पास, और ये डेट होगी 23 सितंबर। तो अगली डेट जो है वो कौन सी है, तो हम कहेंगे 23 सितंबर है। कौन सी डेट है, तो हम कहेंगे भाई 23 सितंबर, 23 सितंबर की डेट है। यहां पर क्या होगा, तो सूर्य फिर से क्या होगा, सूर्य भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा, भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, लंबवत होता है, लंबवत होता है। और यही जो 23 सितंबर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, शरद विषुव बोलते हैं, शरद विषुव बोलते हैं, शरद विषुव बोलते हैं, विंटर इक्विनॉक्स। और फिर इसके आगे जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, फिर देखते हो, फिर हमारे यहां पर नॉर्थ हेमिस्फेयर में, मतलब अगर हम कर्क रेखा की बातचीत करें तो यहां पर सूर्य का प्रकाश कम, तो ठंडी शुरू हो जाएगी। और मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा, तो मतलब गर्मी शुरू हो जाएगी। और ये 22 दिसंबर की डेट होती है। इसीलिए कभी अगर आपने पढ़ा हो तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, वहां पर जो क्रिसमस होता है वो गर्मी के दिनों में मनाया जाता है। तो गर्मी के दिनों में क्यों, क्योंकि सूर्य भाई मकर रेखा पर लंबवत है। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और मकर रेखा पर ऑस्ट्रेलिया स्थित है, तो गर्मी के दिनों में नहीं होगा। आप ही सोचिए थोड़ा सा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो क्रिसमस होता है वो कब मनाया जाता है, तो आप देखते हो गर्मी में। गर्मी का मतलब है दिसंबर 25 तारीख की ही, लेकिन 25 तारीख को ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, गर्मी देखने को मिलती। तो ये हमारा क्या है, मूवमेंट है। ये पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिक्रमण, यानी कि रिवोल्यूशन बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, तो उसको घूर्णन परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। अब ध्यान समझना, ये तो ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, हम आगे बातचीत करते हैं इसके। तो अगर हम आपसे बात करें तो यहां पर देखोगे क्या होगा, चार चीजें देखने को आपको मिलेंगी। क्या क्या, पहली चीज अगर हम आपसे बातचीत करें, आपको मिलेगी ग्रीष्म संक्रांति। क्या देखने को मिलेगी, ग्रीष्म संक्रांति। और ग्रीष्म संक्रांति कब होती है, तो भैया ग्रीष्म संक्रांति अपने अनुसार हम लोग अगर बताएं तो सर जून के महीने में, मई के महीने में होती है, 21 जून वाली डेट याद कर लो। ग्रीष्म संक्रांति के बाद होती है शीत संक्रांति। तो शीत संक्रांति कब होती है भैया, हमारे यहाँ खूब ठंडी पड़ती है जब। अब ठंडी खूब पड़ती है कब, तो कहोगे सर दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में, तो 22 दिसंबर। उसके बाद अगर हम वसंत विषुव की बात करें,
वसंत विषुव की बात करें तो वसंत विषुव कब होता है, तो हम सिंपल सी बात करेंगे सर 21 मार्च को होता है। कब? 21 मार्च को, 22 मार्च को ये देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम शरद विषुव की बात करें तो शरद विषुव कब होता है, तो शरद विषुव कब होता है, तो भैया ये सितंबर में होता है। और कब सितंबर, तो 23 सितंबर को, 23 सितंबर को होता है। ये 4 डेट है और यही 4 ऋतुएं होती हैं। और ये ऋतुएं क्यों आती हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, परिक्रमा लगा रही। याद हो जाएगा? नहीं याद होगा? बिल्कुल बेसिक सा है, बिल्कुल बेसिक। ऐसे समझो, हमारे यहां जब गर्मी होती है तो उसको हम ग्रीष्म क्या बोलते हैं, ग्रीष्म संक्रांति। गर्मी कब खूब ज्यादा होती है, मई जून के महीने में। तो एक डेट याद कर लो। डेट क्या याद करोगे, डेट याद कर लो 21 जून। ठीक। हमारे यहाँ ठंडी कब होती है, 22 दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में 22 दिसंबर की डेट याद कर लो। तो ये हो जाएगी शरद संक्रांति, शीत संक्रांति। फिर 2 है वसंत के मौसम, एक होगा वसंत विषु, ये कब होगा, मार्च के महीने में, 21 मार्च को। और 21 मार्च और 23 सितंबर को अगर हम बातचीत करें तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत होती हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार, 2 बार लंबवत होती हैं। 2 बार क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, चलो इतना हो जाए तो बताओ, फिर हम आगे चलें। इतना समझ में आ गया कि नहीं, बताओ भाई। चलो अब 2 चीजें और यहां से देखनी है। ये देखो, अगर हम आपसे बात करें, ध्यान सुनिएगा, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका सन हो गया, सूर्य भगवान हो गया। ठीक, सूर्य भगवान हो गए, प्रकाश दे रहे हैं बढ़िया से। ठीक, तो आपको पता है अर्थ है, ये हमारा छोटा सा, इसको छोटा कर दो, ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। और ये फ्लैट है। ठीक है, ध्यान समझना, अगर हम बातचीत करें आपसे तो दूरी के रिस्पेक्ट में 2 शब्द हमारे यहां प्रचलित होते हैं। ये भी अर्थ है, सेम अर्थ है। साइज छोटा बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा कर दो। अच्छा लो, अब बड़ा, अब ठीक, लो अर्थ हो गया। अब जो भी है इसी से मैनेज करो, ज्यादा पास हो गया, थोड़ा दूर कर दो। ये हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये अर्थ है। अब आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसको परिक्रमण कहते हैं। और जो रास्ता है वो रास्ता सर्कुलर नहीं। सर्कुलर का मतलब क्या है, सर्कुलर की बातचीत करें तो सर्कुलर का मतलब होता है हमारा रास्ता कुछ इस प्रकार का नहीं है, इस प्रकार का हमारा रास्ता कुछ इस प्रकार का देखने को नहीं मिलेगा कि हमारी पृथ्वी क्या है, इस रास्ते से ऐसे चक्कर लगा रही है, ऐसे चक्कर लगा रही, ऐसा रास्ता हमारा पृथ्वी का देखने को नहीं मिलेगा। तो सर्कुलर तो है नहीं। अब जब सर्कुलर है नहीं तो रास्ता है, अगर हम कहें तो आप देखोगे दीर्घ वृत्ताकार। अब ये जो टर्म है इसको ध्यान समझना। दीर्घ वृत्ताकार को अगर हम समझाने का आपको प्रयास करें तो दीर्घ वृत्ताकार को हम कैसे समझाएंगे, ध्यान सुनिएगा। तो दीर्घ वृत्ताकार का मतलब कुछ ऐसे समझिए, ये आपका कुछ ऐसे ये हो जा रहा है दीर्घ वृत्ताकार, इस तरीके से पृथ्वी। अब देखो, अब मान लीजिए यहीं पर सेट कर देते हैं हम अर्थ को, ये आपकी क्या हो गई, एक अर्थ हो गई। ठीक, ये हमारी अर्थ हो गई। और इस तरफ हमने कह दिया ये हमारी अर्थ हो गई। भाई चूंकि सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। अब यहीं पर अगर ग्राफ को आप ध्यान से देख पा रहे हो तो सर ये दूरी बहुत ज्यादा लग रही है और ये दूरी बहुत कम लग रही है। अंतर देखने को मिल रहा कि नहीं? जब हम आपसे बात करते हैं सूर्य पृथ्वी जब एकदम बहुत कम दूरी पर होंगे, पास पास होंगे,
तो उसको हम बोलते हैं पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। और पेरीहेलियन के बारे में बातचीत करें तो ये जो घटना होती है ये 4 जनवरी को होती है। कब होती है? 4 जनवरी को ये घटना होती है। और इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर की रह जाती। कितनी? 14.70 करोड़ किलोमीटर। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें तो इसको क्या कहते हो? इसको कहते हैं उपसौर की घटना। उपसौर की घटना क्या होती? उपसौर की घटना वह घटना है जिसमें पृथ्वी सूर्य के निकटतम बिंदु पर होती है। और निकटतम बिंदु कितना? 14.70 करोड़ किलोमीटर। और दूसरी घटना है जिसको आप कहते हो पृथ्वी सूर्य से दूर है, इसको एपीहेलियन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एपीहेलियन। इसको हम बोलते हैं अपसौर। अपसौर बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? अपसौर, एपीहेलियन। अवे, दूर होना। यह घटना कब की है? तो यह घटना घटित होती 4 जुलाई को। कब घटना घटित होती? 4 जुलाई को यह घटना घटित होती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हो जाती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो 2 पॉइंट हैं। पहला है उपसौर। उपसौर, उपसौर का मतलब क्या है? इस घटना में, इस घटना में पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, निकटतम होती है। यह कब घटित होता है? 4 जनवरी को घटित होता है। घटित होता है। कब घटित होता है? 4 जनवरी को यह घटना घटित होती है। ध्यान से समझिएगा। जब हम कहते, सॉरी सॉरी, 4 नहीं, 3 जनवरी, 3 जनवरी के दिन यह घटना कब घटित होती है? तो यह घटना होती है भैया 3 जनवरी को। यह घटना हमारी घटित हो रही है। यह घटना 3 जनवरी को हमारी घटित हो रही। 3 जनवरी को यह घटना घटित हो रही जब सूर्य क्या है? पृथ्वी सूर्य के बहुत पास होती है। ठीक। और दूरी कितनी होती उपसौर में? तो 147 मिलियन किलोमीटर या 14.70 करोड़ किलोमीटर। वहीं दूसरी घटना है अपसौर की। इस घटना में, इस घटना में सूर्य, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी पर होती है, होती है। और यह घटना कब घटित होती है? तो हम कहेंगे ये जो घटना होती है ये 4 जुलाई को घटित होती है। यह 4 जुलाई को घटित होती है। और दूरी कितनी हो जाती है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी हो जाती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? तो हम कहेंगे भैया 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आया? तो हमने आज के सेशन में जो पढ़ा, 1 मिनट में अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखते हो कि सर दिन और रात की स्थिति का कंपेयर करके देखें। दिन और रात की स्थिति पृथ्वी पर है ना, तो देखो जरा क्या होता है। ध्यान से सुनना। तो पहली डेट है 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर। ये 2 डेट है। इन 2 डेटों पर अगर आप ध्यान से देखो तो सूर्य कहां रहेगा? उत्तरी गोलार्ध में। कहां रहेगा सूर्य? ध्यान समझना। लोकेशन देख पा रहे हो कि नहीं? अब फिर से अगर आपको ग्राफ दिखाना पड़े तो कोई मतलब नहीं, हम कहेंगे भैया उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में। अब जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है तो सिंपल सी बात है, उत्तरी गोलार्ध की स्थिति क्या होगा? दिन बड़े होंगे
और रातें क्या होंगी, छोटी होंगी। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी। फिर दूसरी अगर डेट की बातचीत करें, दूसरी है 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च। अब इस वाली डेट में देखो क्या है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सूर्य कहां रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा, साउथर्न हेमिस्फेयर में रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसका मतलब क्या, दिन यहां पर क्या होंगे, बड़े होंगे और रातें क्या होंगी, छोटी होंगी, रातें छोटी। अब ध्यान सुनिएगा, जस्ट अपोजिट चीज है एक, क्या, इन डेटों के अतिरिक्त अब पूछा जाएगा, जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा कि रातें बड़ी होंगी, सोच के बताओ, सोचो। जब भैया दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है तो उत्तरी गोलार्ध में तो रातें बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा और दिन क्या हो जाएगा, छोटा। तो ठंडी उत्तरी गोलार्ध में शुरू हो जाएगी। मतलब जिस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा उस कर्क रेखा की तरफ ठंडी होगी, और जब सूर्य कहां रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में, तो मकर रेखा पर ठंडी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ बातचीत करें तो आप देखो 21 जून की जो डेट है, 21 जून की डेट की बात करें तो 21 जून को कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा, कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा, दिन सबसे बड़ा, व रातें छोटी, छोटी। क्यों, सूर्य नॉर्थन हेमिस्फेयर में है, ध्यान समझो। अब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत तो दिन तो स्वाभाविक सी बड़ा हो जाएगा। वहीं दूसरी डेट है 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर कहेंगे मकर रेखा पर दिन सबसे बड़ा, मकर रेखा पर दिन सबसे बड़ा व रातें छोटी। क्यों, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत है और लंबवत होने की वजह से क्या हो जाएगा, दिन बड़े हो जाएंगे मकर रेखा पर और रातें छोटी हो जाएंगी। तो डेट है, एक 22 दिसंबर है, एक 21 जून है, एक 23 सितंबर है और एक है आपकी 21 मार्च। तो ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बातें हैं और ये आपकी सिंपल सी हमने घूर्णन और परिक्रमण को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो घूर्णन अपने अक्ष पर घूमना, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हम कहते हैं कि वो परिक्रमण कर रही है, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है और दिन और रात की जो अवधि में अंतर आता है वो भी परिक्रमण के कारण आता है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना, अपने दोस्तों तक, जितने भी आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप उन पर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जीके जीएस बाई सुधांशु सर को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक, तो आज का सेशन इतना ही, कल इसके आगे हम पढ़ेंगे और कल के अगर सेगमेंट में बातचीत करें तो हम लोग ज्वार भाटा वगैरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत आभार सबको।